हेलो हेलो हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है भावेश सेज। और भारत के वर्ल्ड कप के स्कोर की घोषणा हो चुकी है और सेलेक्टर्स ने मैच विनिंग इंटरनेशनल एक्सपीरियंस को तरजीह दी है और जो IPL का परफॉर्मेंस है यंगस्टर्स का उसको नज़रअंदाज कर दिया गया है और वही पुराने चेहरों पे दाव लगाया गया है। पिछले वर्ल्ड कप के अंदर शामिल 9 खिलाड़ियों को इस टीम में जगह मिली है और भारत के वर्ल्ड कप स्क्वाड के बारे में एनालिसिस करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है अजमेर शहर के स्पोर्ट्स जगत के कुछ जाने माने चेहरे। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा शिवदत्त पाराशर जी से, जो कि मशहूर कमेंटेटर है। सर, आपका स्वागत है भावेश सेज पर। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। बढ़िया। हमारे साथ मौजूद है प्रदीप मल्होत्रा जी, जो कि एक रणजी क्रिकेटर है और वर्तमान में कोचिंग के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और युवा खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ मौजूद है एक बेहतरीन क्रिकेट एनालिस्ट जिनके पास क्रिकेट का एक बहुत अच्छा ब्रेन है, बालेश जी गोहिल। सर, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद, सभी को नमस्कार। तो इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, सबसे पहले हम 15 का जो स्क्वाड की घोषणा की है BCCI ने, वो नाम आपको बता देना चाहते हैं। जो कप्तान है वो रहेंगे रोहित शर्मा, उप कप्तान का दायित्व दिया गया हार्दिक पांड्या को। उसके अलावा टीम में रहेंगे विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल, शिवम दुबे, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, बुमराह, अर्शदीप, सिराज, युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव। इसके अलावा 4 ट्रेवलिंग रिजर्व के नाम की भी घोषणा की गई है और वो 4 ट्रेवलिंग रिजर्व होंगे शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद और आवेश खान। तो सरप्राइज एक बहुत बड़ा नाम मिसिंग नजर आ रहा है। मैं सवाल करना चाहूँगा शिवदत्त पाराशर जी से। पूरा देश अभी एक ही सवाल कर रहा है कि इस स्क्वाड के अंदर सभी के चहेते धुआंधार फिनिशर रिंकू सिंह को जगह क्यों नहीं मिल पाई है? क्योंकि अगर रिंकू सिंह की हम बात करें, जब से उन्होंने इंडिया के लिए डेब्यू किया है एज अ फिनिशर, उन्होंने टीम को डिसअपॉइंट नहीं किया है। चाहे वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट हो, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो, हर जगह उन्होंने रन किया है। लेकिन अभी इस स्क्वाड के अंदर उनकी जगह नहीं बन रही है। इसके कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, अगर 15 में ले भी लेते तो वो फर्स्ट 11 में तो आ ही नहीं पाते, क्योंकि उनकी जगह ही नहीं बन रही थी। आप देखिएगा, क्या आप कप्तान को बाहर बैठाएंगे? कप्तान को बाहर नहीं बैठाएंगे तो यशस्वी जायसवाल है, यशस्वी जायसवाल को अगर बाहर बैठाते तो विराट कोहली ओपन कर रहे हैं आज की तारीख में, तो क्या विराट को बाहर बैठाएंगे? विराट के बाद सूर्य कुमार तो नंबर 1 वर्ल्ड का 2020 का स्पेशलिस्ट है, तो वो तो खेलेगा ही खेलेगा। फिर उसके बाद क्या ऋषभ पंत को बाहर बैठाएंगे या संजू सैमसन? दोनों में से एक विकेट कीपर तो खेलेगा। अब बची बाकी की जगह, तो वो 2 ऑलराउंडर, तो 2 ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या क्या उसको बाहर बैठाएंगे? और उसके बाद आता है एक ऑलराउंडर और रविंद्र जडेजा, जिसके पास इतना लंबा चौड़ा अनुभव है, या अक्षर पटेल। तो रिंकू सिंह की जगह कहाँ बन रही है? बॉलर थोड़ी है रिंकू सिंह, ऑलराउंडर भी नहीं है। तो रिंकू सिंह अगर 15 में लेते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। रिंकू सिंह अभी यंग है, टैलेंटेड है, उसके पास लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर अभी उसका इतना अनुभव नहीं है जितना इस स्क्वाड में जो लिए हैं, सिवाय एक शिवम दुबे के। सबका अनुभव इतना लंबा चौड़ा है कि जो वर्ल्ड कप का जो मैच होगा ना, तो मैच से पहले उनको पसीना नहीं आएगा, रिंकू सिंह के पसीना आ जाएगा। अब मैं शिवदत्त जी आपको रिंकू सिंह के कुछ स्टेट्स भी बताना चाहूँगा। ऑल्दो उनका ये IPL थोड़ा सा ठंडा जा रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें, 176 के स्ट्राइक रेट से 356 रन बना चुके हैं। आपको लगता नहीं कि लोअर डाउन द ऑर्डर हमारे पास पावर हिटिंग की कमी है? एक ऐसा हिटर तो हमें चाहिए था। देखिए, आप जब अगर ये बोल रहे हैं तो आपको हार्दिक पांड्या को उप कप्तान घोषित नहीं करना चाहिए। हार्दिक पांड्या की ही जगह वो अंदर आ रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि एक जगह अगर आपको लेना है तो वो जगह अभी हार्दिक का कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, रविंद्र जडेजा कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ऋषभ पंत कंसिस्टेंसी से दे रहे हैं। लेकिन रिंकू सिंह का एक ड्रॉबैक है कि वो ऑलराउंडर नहीं है ना। कैसे अंदर आएंगे आप ये बताओ ना? अच्छे बल्लेबाज है, अच्छे, किसको बाहर करेंगे आप? प्रदीप जी का रुख करना चाहूंगा। प्रदीप जी, रिंकू सिंह टीम से बाहर है, इतने अच्छे स्टैट्स होने के 176 के स्ट्राइक रेट से 356 रन, क्या आप थोड़े से डिसअपॉइंट है रिंकू सिंह के बाहर होने से? मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। और जो शिव जी ने जो कहा है कि भाई रिंकू सिंह की जगह इसलिए नहीं बन रही क्योंकि वो प्लेइंग 11 में नहीं आ सकते, लेकिन मेरा मानना है कि भारतीय टीम में जो सेलेक्टर थे भारतीय टीम के और कप्तान ने मिलकर जो टीम बनाई है, वो ऑलराउंडर को ज़्यादा तवज्जो दी है, ना कि प्योर बैट्समैन को। तो आप देख लीजिए, ऑलराउंडर ज़्यादा है अपनी टीम के अंदर, इसलिए मेरे को लगता है कि रिंकू सिंह को बेचारे जो टीम में डिजर्व कर रहे थे वो आउट हो गए, अदरवाइज वो डिजर्व कर रहे थे। बालेश जी की भी राय ले लेते हैं। बालेश जी, रिंकू सिंह का क्या कहानी रही है? एक वक्त ऐसा था अपने जिंदगी के अंदर जब एक सफाई कर्मी बनने के लिए मजबूर होने की तरफ थे, सिलेंडर कैरी करते थे, घर घर सिलेंडर पहुंचाया करते थे अलीगढ़ की सड़कों पर। उन्होंने मेहनत करी, मशक्कत करी, उनको एक अच्छी फ्रेंचाइजी मिली जिसने उनको प्रॉपर ग्रूम किया।
उनकी लाइफ में एक अनबिलीवेबल मैच आया जिसमें उन्होंने आखिर की 5 गेंदों में 5 छक्के मार करके यश दयाल की बॉल पे अपनी टीम को विनर बनाया और तब से रिंकू सिंह का नाम हर एक क्रिकेट प्रेमी की जुबान पे चढ़ चुका है। मेहनत में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी और तब से लेकर के आज तक उनकी कंसिस्टेंसी बरकरार है। और जैसा कि शिवदत्त जी ने कहा है कि प्लेइंग 11 में उनकी जगह नहीं मिलती इसलिए उनको बाहर किया गया, आपको लगता नहीं कई बार किसी युवा के कॉन्फिडेंस देने के लिए उसको बेंच पे रखना भी ठीक रहता है? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा रिंकू सिंह जी के लिए कि प्रतिभा परिचय की मोहताज नहीं होती। जब भी वो मौका मिलेगा और उसमें टैलेंट है तो ज़रूर अपना अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन वर्ल्ड कप जैसी जहाँ बात आती है, अदर टीम्स की तुलना में इंडियन टीम को आप देखें कि पीछे के जो प्लेयर्स हैं दूसरी टीमों के, चाहे वो गेंदबाज क्यों नहीं है, लंबी हिट भी मार देते हैं, अपनी टीम के लिए 10-20 रन भी का सहयोग करते हैं। हिंदुस्तान की अपनी ये मजबूरी थी कि इनको ऑलराउंडर लेना मस्ट था, इसीलिए कहीं रिंकू सिंह जी को इन्होंने रिजर्व खिलाड़ी में डाला है। यदि रिंकू को रिजर्व खिलाड़ी में डाला है तो आप चाहते हो कि टॉप 11 में वो खेलना चाहें, तो शुभमन गिल ने क्या बुरा किया था, वो भी तो रिजर्व करते हैं। आज टीम को आपका एक 5वें गेंदबाज के ऑप्शन के रूप में हार्दिक पांड्या मिलता है, जो स्पिनर से आप रन तो नहीं बनवा सकते जो आ रहे हैं अपने पास, जिन्हें हम कुलचा कहते हैं, कुलदीप और चहल, लेकिन वो रन नहीं बना सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पीछे के स्लोग ओवर में या टीम का मैच फंसा हुआ है, वहाँ हार्दिक पांड्या की स्थिति बहुत मजबूत है। रिंकू सिंह को चांस अवश्य मिलेगा, रिजर्व खिलाड़ी है, हो सकता है फिटनेस लेवल में कोई खिलाड़ी फेल हो जाए, वर्ल्ड कप काफ़ी बड़ा है, तो उनको चांस मिलेगा तो मैं समझता हूँ कि वो अपनी प्रतिभा सबके सामने प्रदर्शन करेंगे। और घबराने की बात नहीं, ट्रैवलिंग रिजर्व में है, टीम के साथ ट्रैवल करेंगे, टीम के साथ वो प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे। एंड इट्स नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। रिंकू सिंह के लिए जिंदगी यही खत्म नहीं होती है, अभी युवा है, कैरियर अभी उनका प्रारंभ हुआ है और उनको आने वाले समय में बहुत मौके मिलेंगे और वो टीम इंडिया के फिनिशर का दायित्व आने वाले समय में निभाने वाले लंबे समय तक। मुझे लगता है जो टीम इंडियन टीम जो डिक्लेयर हुई है वो अमेरिका का वेदर, वेस्ट इंडीज का वेदर और वहाँ के पिचों को देखकर ये टीम डिक्लेयर हुई है। सारा सोच समझ के सेलेक्टरों ने कई दिन इस पर चर्चा भी की है और रोहित शर्मा को भी बुला के अपना कप्तान इंडियन टीम का कई दिन चर्चा रही है और काफ़ी डिस्कस करने के बाद एंड के अंदर जो टीम डिक्लेयर करी वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ के विकेट को देख के ही और ऑलराउंडर अपनी टीम में ज़्यादा रखे हैं, मेरी ये जो ओपिनियन है उसके हिसाब से टीम बहुत बड़ी है। और प्रदीप जी, आपको ये बात को मैं वजन बढ़ाने के लिए एक बात और कहना चाहूँगा, सेलेक्टर से भी ये सवाल पूछा गया शिवदत्त जी कि वाई रिंकू इज नॉट देयर इन द टीम, क्योंकि उनके पास प्रूव करने के लिए, दिखाने के लिए स्टेट्स मौजूद है। तो सेलेक्टर्स ने कहा कि देखिए, जो वर्ल्ड कप का आयोजन होने वाला है वो कैरेबियन सरजमी पे होने वाला है। वेस्ट इंडीज की पिचेस अगर आप देखेंगे आज की तारीख में बहुत ज्यादा स्लगिश विकेट है, वहाँ के बहुत स्लो विकेट है। अगर आपने सीपीएल देखा होगा, कैरेबियन प्रीमियर लीग, वहाँ पे अधिकांश मैच लो स्कोरिंग होते हैं। तो उन्होंने कहा कि रिंकू सिंह टीम में होते तो बेंच को वार्म करते, जैसा कि शिवदत्त भैया ने बोला। तो इसीलिए हमने एक एक्स्ट्रा स्पिनर डाल दिया है बेंच के अंदर चहल के फॉर्म में, कि जैसे हमको लगता है कि विकेट बहुत ज्यादा स्लगिश है, स्लो आ गया, तो चहल प्लेइंग 11 में आकर के पूरे मैच का पासा पलट सकते हैं। तो ये एक व्यू पॉइंट रहा है। अभी जो स्क्वाड बनी है, ये जो फर्स्ट 11 की जो मैं बात कह रहा हूँ, वर्ल्ड की नंबर 1 स्क्वाड है। अब हम बात करते हैं ओपनिंग स्लॉट की। देयर इज नो डाउट ऑन द एबिलिटीज ऑफ कैप्टन रोहित शर्मा, पर वर्तमान में जो आईपीएल चल रहा है बहुत ही इनकंसिस्टेंसी नजर आ रही है रोहित के परफॉर्मेंस में। शिवदत्त जी, आप परेशान है रोहित की फॉर्म को लेकर के? देखिए, वाकई T20 जो क्रिकेट है, ये बालिश जी ने बोला 360 डिग्री वाला ही क्रिकेट है ये। तो रोहित शर्मा इतनी एज के बाद थोड़ा सा उनकी फिटनेस की प्रॉब्लम की वजह से जो उनके शॉट जो कनेक्शन हो रहे थे ना, जिस दिन वो चल जाते हैं उस दिन तो वो खेल बिगाड़ देते। लेकिन कब चलेंगे? अगर शुरू के 3 मैच हार गए, ओपनिंग जो क्या होता है T20 क्रिकेट का, जहाँ तक मेरे को अपना अनुभव है, 6 ओवर में एक भी विकेट नहीं गिरे और पावर प्ले में 60 रन बन जाता है, आधा मैच तो टीम वही जीत जाती है। लेकिन रोहित शर्मा 2 ओवर बाद ही आउट हो जाते 15 रन बना के। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। रोहित को कप्तान बना के इन्होंने जो टीम में लिया है, मैं तो इसका ही विरोध करता हूँ। आपका अगर रिंकू सिंह आना चाहिए था तो वो जगह तब खाली होती कि रोहित शर्मा को तो आउट ही कर देना चाहिए था इस T20। बिल्कुल, रोहित के बारे में शिवदत्त जी मैं ये भी कहूँगा कि वो ज़्यादातर उनका कैरियर देखें आप, लेफ्ट आर्मर पे बहुत परेशान होता है खेलने में। जो शुरू के ओवर्स आते हैं उसमें इन स्विंग गेंद को मालूम नहीं किस तरीके से खेलते हैं, LBW या क्लीन बॉल हो जाते हैं। इनने एक बहुत अच्छा टेक्निकल पॉइंट ऑब्जर्व किया है। ट्रेंड बोल्ट मुझे याद आता है, राजस्थान के खिलाफ 2 मैच हुए, दोनों बार ट्रेंड बोल्ट का शिकार बने रोहित शर्मा। खलील अहमद ने उनको परेशान किया है, उल्टे हाथ के पेसर्स उनको परेशान कर रहे हैं। जी प्रदीप जी। हाँ, मैं मानता हूँ, आपकी सहमत हूँ आपकी बात से, शिवदत्त जी और सुनील जी से, दोनों से, कि वो लेफ्ट आर्म पे थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन क्या है, ये 2020 क्रिकेट है ना, ये बहुत ही अलग क्रिकेट है जो 50 ओवर्स और टेस्ट मैच क्रिकेट से बिल्कुल अलग है। क्योंकि टेस्ट मैच की क्रिकेट और
वनडे क्रिकेट में आपको डेवलप कर सकते हो, लेकिन क्या 2020 की जो क्रिकेट है इसके अंदर हर बॉल आपको मारना पड़ता है। आजकल जिस हिसाब से रन बन रहे हैं 200-250 के एवरेज से रन बना रहे हैं, तो क्या होता है हर बॉल मारनी पड़ती है, उसमें आउट हो जाता है। बाकी रोहित शर्मा का मेरी ओपिनियन है उसके हिसाब से वो देश का बेस्ट ओपनर है मेरे ख्याल से आज की 2020 क्रिकेट के अंदर, क्योंकि उसने पूरे वर्ल्ड कप के अंदर अपने 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के अंदर जो उसने परफॉर्मेंस दी, पूरा देश जानता है कि उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो बहुत हाई लेवल का प्लेयर है। देखो इंटरनेशनल कैरियर को भी देखा जाता है, आप आईपीएल को ही वो मान के मापदंड मान के टीम को नहीं बना सकते, आप इंटरनेशनल कैरियर भी तो बिल्कुल देखो सही आप। है। अब आपकी बात पे ही मैं वहाँ आ रहा हूँ कि ये जो टीम बनी है, मैं पहले कह रहा हूँ ना, बहुत अच्छी टीम बनी है, मैच्योर और यंगस्टर का सामंजस्य है। तो हम कह रहे हैं रोहित सही है, विराट सही है, और अगर आप कह रहे हो रिंकू सिंह, तो फिर सारे ही वो लो ना जो यंगस्टर है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात को आप समझ रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ ऋतुराज गायकवाड़ भी आना चाहिए, शिवम दुबे सही आया है, रिंकू सिंह भी आना चाहिए, और जो यंग लड़के जो थे, क्योंकि 2020 21-22 साल वालों का ही क्रिकेट है एक तरह से, मैं देख इतनी फिटनेस चाहिए। लेकिन ओवरऑल बात वहीं आके रुकती है कि आपको जिस देश में जाना है उस देश की जलवायु का अनुभव, यानी आपको जिस टूर्नामेंट में खेलने जाना है वो वर्ल्ड कप है। आप ये समझिए, मेरे जो गावस्कर का एक सेंटेंस याद है कि इंडियन क्रिकेट जब वेस्ट इंडीज की घोषणा होती थी तो आधे तो वैसे ही अपनी मर्जी से बाहर हो जाते थे, बोले हम इंजर्ड है। तो वर्ल्ड कप का तो प्रेशर बहुत बड़ा होता है। तो ये जो 9 जने जो पुराने लिए हैं पिछले वर्ल्ड कप के, ये बिल्कुल परफेक्ट लिए हैं, और कुल मिला के देखा जाए तो एक्सपीरियंस और यंगस्टर का बहुत अच्छा सामंजस्य इस 15 लेकिन तो रोहित शर्मा का मैं भूलना नहीं चाहिए कि अफगानिस्तान के खिलाफ जो इंटरनेशनल T20 सीरीज हुई थी उसमें शतक आया था उनका, जब बहुत जल्दी हमने 4 विकेट गवा दिए थे। रिंकू सिंह के साथ उन्होंने पार्टनरशिप करके मैच जिताया था। रोहित ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और जो वर्ल्ड कप हुआ था 50 ओवर का, उन्होंने अपना इंटेंट दिखाया तेज खेल करके, इसीलिए आज वो टीम में है। तो हमें विश्वास रखना चाहिए अपने कप्तान पर, वो अच्छा करेंगे और वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका अदा करेंगे। अब बात करेंगे यशस्वी जायसवाल की। एक बहुत ही अमेजिंग जर्नी, आज़ाद मैदान से कैरिबियन तक का सफ़र। एक ऐसा बच्चा जो टेंट हाउस में रहता था, पानी पताशे बेचता था अपना खर्चा निकालने के लिए, आज पूरी दुनिया के अगर बात करें सबसे टैलेंटेड यंगस्टर की बात होती है क्रिकेटर में, वो जायसवाल है। लेकिन जायसवाल का भी आईपीएल कुछ ज़्यादा अच्छा रहा नहीं है, और उनका कंपटीशन कुछ बड़े नामों के साथ में था जिनके पास अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है एज एन ओपनर। मैं बात करना चाहूँगा शुभमन गिल, बहुत ही बढ़िया बैट्समैन, उनको प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट कहा जाता है। ऋतुराज गायकवाड़, उनका कंपटीशन था KL राहुल के साथ, जो कि खुद भी ओपनिंग कर रहे हैं। तो इतने बड़े बड़े नाम छोड़ करके जायसवाल को चुना गया, इसके पीछे क्या लॉजिक है बालेश जी? देखिए, सबसे बड़ा लॉजिक ये है उनका टेम्परामेंट और परफॉर्मेंस। किसी भी खिलाड़ी का परफॉर्मेंस, यदि वो न्यू कमर है और यदि आपके साथ सीनियर प्लेयर्स को आप पीछे धकेल के आप उनकी जगह ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सेलेक्टर और उनका परफॉर्मेंस बोलता है। ये जायसवाल के अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है, क्योंकि देखो आप ऑफ साइड ऑन साइड में बहुत अच्छी रेंज है उनके पास स्ट्रोक खेलने की, और शॉर्ट पिच के अंदर भी बहुत बढ़िया खेलते हैं। आप रिंकू सिंह वगैरह को आजमा लेना और शॉर्ट पिच गेंदों पर वो थोड़े हिल जाते हैं, लेकिन जायसवाल इज कंप्लीट बैट्समैन। प्रदीप जी, इंस्पायर्ड एक सिलेक्शन दिख रहा है, क्योंकि बाकी सारे नाम आप देखोगे, ऋतुराज गायकवाड़ के पास ऑरेंज कैप है, 10 मैचेस की 10 इनिंग में 509 रन। KL राहुल ने भी कोई बुरा काम नहीं किया, 10 मैचेस की 10 इनिंग में 406 रन। एक शतक को छोड़ दे तो दिखाने के लिए कुछ है नहीं यशस्वी जायसवाल के पास, पर ये इंस्पायर्ड सिलेक्शन है। और हमें टॉप ऑफ द ऑर्डर एक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में चाहिए होता है, क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन की वजह से जायसवाल को तवज्जो दी गई है, जो कि क्योंकि उसका रीज़न था क्योंकि हमारे पास राइट हैंडर तो हैं बैट्समैन, लेकिन लेफ्ट हैंडर नहीं था ओपनर, तो इसीलिए जायसवाल को तवज्जो दी गई। सब जानते हैं कि जायसवाल में बहुत टैलेंट है और देश के लिए बहुत अच्छे रन बनाए अभी टेस्ट मैच में, वनडे क्रिकेट में, उसी को देख के उसका चयन किया गया, और बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल करेक्ट चयन है लेफ्ट हैंडर के ऊपर। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बड़े नाम किंग कोहली के बारे में, और मैं कहूँगा कि अनडाउटली ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट सुपरस्टार ऑफ द स्पोर्ट्स फील्ड। किंग कोहली के बारे में बात करेंगे। जब 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ था, हमें हताशा हाथ लगी थी, लीग में 10 में से 10 मैच जीतने के बाद फाइनल में हमें हार का सामना करना पड़ा। कयास लगाने शुरू हो गए कि अब विराट कोहली है वो सिर्फ ODI और टेस्ट में फोकस करेंगे, T20 नहीं खेलेंगे। IPL आया, IPL में उन्होंने अमेजिंग प्रदर्शन करके दिखाया, 500 रन मार चुके अभी तक 10 मैचेस की 10 पारियों में, और उन्होंने सिलेक्टर को फोर्स किया कि एक्सपीरियंस का कोई तोड़ नहीं और अब किंग कोहली टीम के अंदर होंगे। और शिवदत्त जी, आप बात कर रहे थे ऑफ कैमरा भी मुझसे कि वो एक ओपनिंग का ऑप्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर जायसवाल को बाहर बिठा के एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर लेना है। क्या कहेंगे किंग कोहली सिलेक्शन के बारे में? कोहली की जो फिटनेस है ना, मैं गारंटी से कह सकता हूँ यशस्वी जायसवाल 20 साल का है, अभी कंपटीशन करा लो, कोहली उससे ऊपर ही आए, ऊपर जाए। आप समझ रहे हो? आप कोहली जितना क्रिकेट के प्रति डेडिकेटेड है, उतना इंडियन क्रिकेट में आज की तारीख में कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं है ना। वो क्या पीना है, क्या खाना है, क्या मतलब वो इतना तो कोई कर ही नहीं सकता। मत का पानी भी आपको मालूम नहीं, शायद मेरे को ध्यान नहीं, फ्रांस से आता है, बहुत पानी पीता है,
सैलेड खाता है, और वो कौन से सैलेड खाता है कि जो मतलब अडानी अंबानी भी नहीं खाते होंगे। हमारा एक खेल होता है फुटबॉल, उसमें किसी भी पोजीशन पर कोई खेल ले वो वैल्यूबल प्लेयर होता है। तो कोहली क्रिकेट का इस टीम में ऐसा प्लेयर है, आप उसको चाहे ओपनर लाओ, 1 डाउन लाओ, 2nd डाउन लाओ, आप टीम के अकॉर्डिंग कहीं पे भी लाओ, खिलाओ, और वो खेलेगा। लेकिन कब खेलेगा कि जब उसको मैनेजमेंट और कोच और जो ये मेंटर है बिल्कुल उसको फ्री छोड़ दे। बोले क्यों? क्योंकि उसको इतना अनुभव है, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, उसको आप अनावश्यक दबाव में लाएंगे, उसकी बैटिंग प्रभावित होगी। आप उसको फ्री छोड़ दे, बोले कोहली भाई आपको खेलना है, और कोहली जिता के देगा ये वर्ल्ड कप। हाँ, प्रदीप जी, कोहली के बारे में जो सबसे बड़ी बात की जा रही है उनके स्ट्राइक रेट के बारे में, कि बहुत स्लो स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, 40 में 50 करते हैं। और मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करें, जिस तरह से जैक फ्रेजर मेगर खेल रहे हैं, जिस प्रकार से ट्रेविस हेड खेल रहे हैं, हैदराबाद के सारे बल्लेबाज खेल रहे हैं, वहाँ पे कोहली थोड़े पीछे रह जाते हैं। लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, आपको लगता नहीं कि थोड़ा सा स्ट्राइक रेट पे काम करना चाहिए विराट कोहली को? देखिए, किंग कोहली तो वो क्रिकेटर है अपना देश का जिस पर शक करना ही, उंगली उठाना ही बहुत ही नाइंसाफी है। क्योंकि क्या है, जो कोहली ने जो करा है अपने देश के लिए, और हर फील्ड, हर फॉर्मेट में, चाहे वो 20 क्रिकेट हो, चाहे 50 क्रिकेट हो, चाहे टेस्ट मैच क्रिकेट हो, उसका लेवल इतना हाई है कि अपन उसके बारे में इतना सा शक जो कर रहा है ना, उंगली उठा रहा है, वो मेरे हिसाब से तो गलत है। वो तो चाहे जैसा चाहता है वैसा खेलता है। तो इसलिए मेरी जो राय है, मेरी जो ओपिनियन है, उसके हिसाब से किंग कोहली तो जहाँ बैटिंग, चाहे ओपनिंग करे, चाहे 1 डाउन करे, जहाँ शिवजत जी ने बोला कि उसको किसी डाउन में बैटिंग करा दो, वो तो परफॉर्मेंस देगा ही देगा, परफॉर्मेंस देगा ही देगा। वो तो बहुत ही अलग किस्म का खिलाड़ी है। तो इसलिए क्या कोहली के बारे में तो सोचना ही नहीं है कि उसको तो मेरे हिसाब से तो यदि उसको कहें कि पहला नंबर इंडियन टीम के अंदर कोई चयन किया तो किसे, तो मैं किंग कोहली के लिए हूँ। बालेश जी, वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है। लास्ट वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, उनकी जो पारी थी उसको कोई भूल नहीं पाएगा चेस करते हुए। क्या मेमोरी उस पारी की आपकी? देखिए, इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर कोहली जैसा एनालिस करके इनिंग खेलने वाला कोई प्लेयर नहीं। आप देखो कि जब 1 को 2 में कन्वर्ट करना है, फिटनेस देखिए आप, और किस बॉलर को टारगेट करना है, और कब मेरे को कौन से टॉप गियर में बैटिंग करनी है, ये कोहली से आप बिल्कुल अच्छी तरह सीख सकते हैं। यही डिफरेंट है दूसरे बैट्समैनों में और कोहली की बैटिंग के अंदर, ये बहुत बड़ा डिफरेंट है। आप देखो, बड़ा मजा आएगा उसकी बैटिंग देखो, जब वो जम के खेल रहा था कि किस एनालिसिस से वो कर रहा है। और पाकिस्तान के सामने वो इनिंग खेली, क्या एनालिसिस था उनका, किस तरीके से बॉलर को टारगेट किया, और नामी बॉलर आया तो उनको भी उन्होंने मारा कि मेरे को जस्ट डू इट। सामने जो स्ट्रेट बाउंड्री जो 6 मारा, वर्ल्ड क्रिकेट में विवियन रिचर्ड को आप किंग कहते हैं, मैं कहता हूँ नहीं है, ऐसा शॉट विवियन रिचर्ड भी नहीं मार सकते थे जो 6 उन्होंने साइड स्क्रीन पर टेका था। राउफ, यानी कि उस खिलाड़ी की आप तुलना नहीं कर सकते। वो वाकई में एक बहुत 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 बड़ा लेवल का प्लेयर है। और वाकई में मैं तो चाहूँगा कि कोहली किसी भी डाउन पे आए, इंडिया के लिए समर्पित खिलाड़ी है। हमारे युवाओं को उनको सोचना चाहिए कि उनकी फिटनेस से उदाहरण लेना चाहिए। आप तड़क भड़क में ना आए, कॉलर ऊपर करके जो खिलाड़ी निकल जाता है उसका एंड हो जाता है। कई खिलाड़ी उनके सामने आए और नाम कमाया और चले गए, लेकिन कोहली इज कोहली। सूर्य कुमार यादव के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। वर्ल्ड क्रिकेट में नंबर 1 बैट्समैन है, मिस्टर 360 डिग्री है, और हमारे इंडियन क्रिकेट में AB डिविलियर्स का वर्जन है जो कहीं भी मार सकते हैं। तो कभी ना कभी तो परफॉर्म जरूर करेंगे वर्ल्ड कप में, और हमारे लिए मैच जरूर जिताएंगे। अब बात करते हैं एक ऐसे स्पोर्ट के बारे में जिसके ऊपर पूरी दुनिया बात कर रही है, जिसके ऊपर सबकी नजरें टिकी हुई थी। भारत की टीम का विकेट कीपर कौन होगा? और जो 2 नाम चुने गए हैं उसमें पहला एक ऐसा नाम है जो 17 महीने बाद क्रिकेट के अंदर वापसी कर रहा है, जिनका नाम है RP17 ऋषभ पंत। मैं चाहता हूं कि आप तीनों क्रिकेट एनालिस्ट थोड़े बहुत बात उनके ऊपर जरूर करें। शिवदत्त जी, बीइंग एन स्पोर्ट्स पर्सन, जब इस प्रकार का एक मेजर एक्सीडेंट होता है, जब आपकी लाइफ तकरीबन जा चुकी होती है, आपके लिगामेंट्स पूरे फट चुके होते हैं पैर के, तो उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करना कितने बड़ी होती है, और उनकी मेहनत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैं फुटबॉल खिलाड़ी रहा हूँ, मेरे पैर 2 टुकड़े हो गए, मैंने भी वापस नेशनल खेला, वापस मैंने प्रोफेशनल फुटबॉल खेली, JCT से खेला, मैं दिल्ली लीग खेला, बॉम्बे लीग खेला। तो आप समझिए कि मैं एक नेशनल लेवल का प्लेयर होकर भी मेरे को कितना जोर लगाना पड़ा, तो वो तो इंटरनेशनल लेवल पे वापसी कर रहा है। तो ऋषभ पंत ने कितनी मजबूती दिखाई होगी, और अंदर आके अभी जो IPL में जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहा है, तो सोने पे सुहागा है भारत की टीम के लिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट 11 वही खेलेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंडर है। अभी जैसे प्रदीप जी ने बोला कि राइट लेफ्ट, तो ऋषभ पंत इज द बेस्ट। और मैं चाहता था कि सैमसन की जगह KL राहुल है, बस इससे ज़्यादा मैं इस विकेट कीपर पे बात नहीं करना चाहूँगा। ऋषभ पंत का कोई मुकाबला नहीं है, उसने जो कमबैक किया है उसकी मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम। हमारे भारतीय टीम में जो 2 विकेट कीपर चुने गए हैं, एक है ऋषभ पंत जिन्होंने इस IPL में 11 मैचेस की 11 पारियों में 398 रन बनाए हैं, और दूसरा नाम है राजस्थान रॉयल के कप्तान संजू सैमसन, जिन्होंने 9 मैचेस की 9 पारियों में
385 रन बनाए, 4 हाफ सेंचुरीज भी उनकी मौजूद है। प्रदीप जी, आपके पास आना चाहूँगा। क्रिक इन्फो की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। क्रिक इन्फो एक बहुत बड़ा नाम है इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट न्यूज़। उन्होंने कहा है कि जो इंडिया का फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर होगा वो संजू सैमसन होगा। और क्रिक इन्फो की रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूँ। क्रिक इन्फो ने कहा है कि बीसीसीआई का ये मानना है कि कैरेबियन सरजमी पर स्पिन ज़्यादा होगी, पिचेस स्लो खेलेगी और वहाँ पे हमें संजू सैमसन जैसा खिलाड़ी चाहिए होगा जो स्पिन अच्छी खेलता हो। आपको लगता है संजू सैमसन में वो काबिलियत है जो 5 नंबर पे आके गेम चलाए और मैच जिता सके भारतीय टीम को? देखिए, संजू सैमसन के बारे में जो आप बोल रहे हैं, नो डाउट बहुत टैलेंटेड है और जो देश अपने आईपीएल के क्या इंटरनेशनल में परफॉर्म तो करता ही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या ऋषभ पंत से जो कंपेयर कर रहे हैं ना अपन, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऋषभ पंत भी विकेट कीपर है, वो लेफ्ट हैंडर है, ये राइट हैंडर है। लेकिन ऋषभ पंत जो शिवजी ने बताया अभी अपन को कि इतने बड़े 17 महीने के ऑपरेशन एक्सीडेंट के बाद कम बैक किया है, लेकिन वो जो उसका इंटरनेशनल करियर रहा है बहुत अच्छा रहा है उसका इंटरनेशनल करियर। और दूसरा उसको सलूट है कि वो इतनी कम समय में वापस रिकवर होके और फिर देश के लिए परफॉर्म कर रहा है और इंडिया टीम में सेलेक्ट हुआ है, तो वाकई में ये तारीफ है। और लेकिन संजू सैमसन के लिए भी बोल रहे हैं अपन, लेकिन संजू सैमसन नो डाउट बहुत टैलेंटेड है और देखो रन भी बना रहा है। ऐसा नहीं कि डोमेस्टिक क्रिकेट के आधार पर ही सिलेक्शन होता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में आप क्या कर रहे हो, तो आज आईपीएल में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अच्छी विकेट कीपिंग कर रहा है, तो इसलिए उसको सिलेक्शन किया है। तो सेक्टरों की कोई सोच होगी कि भाई संजू सैमसन और ऋषभ पंत को ले रहे हैं, एक लेफ्ट हैंडर एक राइट हैंडर, तो उसके अकॉर्डिंग ही उनको 11 प्लेइंग में जगह देंगे। प्रदीप जी, आप एक क्रिकेट कोच है, जब पहला मैच खेल रहे थे ऋषभ पंत, जब वापसी कर रहे थे, आपकी पूरी नज़रें उन पर टिकी हुई होंगी कि किस प्रकार का बॉडी लैंग्वेज है, कैसा उसका बॉडी मूवमेंट है। और एक बहुत लंबे समय बाद आए थे, लोग तो ये भी कयास लगा रहे थे कि विकेट कीपिंग नहीं कर पाएंगे बहुत लंबे समय तक, लेकिन विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं। कैसा बॉडी लैंग्वेज नजर आया और उनका शरीर आपको कितना परसेंट तैयार नजर आ रहा है? नहीं, काफ़ी बहुत इंप्रूव करा है उन्होंने। और जो उन्होंने जिस हिसाब से फिटनेस उनका लेवल बढ़ा है, वो स्विमिंग भी की है उन्होंने, कई गेम मतलब कई फिजियो से कई ट्रेनिंग ली है, तो उस जगह मतलब उसको कहता हूँ तो सलूट मारना चाहिए उस इंसान को जिसने देश में वापसी की है इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद और इतनी बड़ी इंजरी के बाद, तो सलूट है। और भलेश जी, संजू सैमसन के बारे में कहा जाता है कि ये ऐसा बंदा है जो दुनिया भर की क्रिकेट में परफॉर्म करता है, डोमेस्टिक क्रिकेट, आईपीएल, लेकिन जैसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आता है ये चोक कर जाता है। एक ऐसे खिलाड़ी को लेना जिसका इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, केएल राहुल जैसे क्लासिक खिलाड़ी को बाहर बिठा देना जो कि ऑलरेडी इंडिया के लिए वर्ल्ड कप खेल चुका है, क्या आप इस सिलेक्शन से सहमत है? क्योंकि एक तरफ केएल राहुल जैसा बड़ा नाम है, दूसरी तरफ संजू सैमसन है। पंत के बारे में हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। गाबा की हिस्टोरिकल विक्ट्री कोई नहीं बुला सकता क्रिकेट प्रेमी। बात होगी संजू वर्सेस केएल की। आप इसमें किसके साथ हैं? देखिए, प्योर विकेट कीपिंग में आप जहाँ भी जाएंगे तो संजू सैमसन का नाम लिया जाएगा। केएल राहुल को विकेट कीपर राहुल द्रविड़ की तरह बनाया गया है, ये बात डेफिनेट सही है। और इंटरनेशनल क्रिकेट में जहाँ ऐसा विकेट कीपर आपने ले रखा है जो प्योर विकेट कीपर नहीं है, कोई क्रूशल मैच के अंदर यदि कैच ड्रॉप या स्टंपिंग उसने मामले गड़बड़ कर दिए तो आपकी टीम वैसे ही बाहर आ जाएगी। एक कॉन्फिडेंस होता है गेंदबाज को कि मेरे पीछे विकेट के पीछे बहुत बढ़िया दस्ताने हैं, तो उस बॉलर को भी बहुत बड़ी हेल्प रहती है मूवमेंट करने में और अपनी बॉल को यूज़ करने में और पिच का उपयोग करने में। लेकिन जहाँ एक तरीके से इस तरीके का विकेट कीपर होगा तो गेंदबाज भी एक बार सोचने लगता है कि मैं किस तरह की बॉल डालूं, कहीं ये साली वाइड नहीं हो जाए या कहीं मिस नहीं हो जाए। तो वो जो वेरिएशन या अपनी गेंद में एक्सपेरिमेंट करना चाहता ना, उसको रोक लगा देता है। तो सिलेक्शन टीम ने इसीलिए उनको ड्रॉप किया। बात अगर बैटिंग एबिलिटीज की करें, 5 नंबर पे आपको कौन बेटर नजर आता है, संजू या केएल? 5 नंबर के लिए देखिए, केएल राहुल एज ओपनर तो किसी भी डाउन पे खेल सकते हैं, इसलिए मैं तो चाहता था कि केएल राहुल एज बैट्समैन और क्रूशल स्टेज के लिए ज़्यादा उपयोगी हैं संजू सैमसन। अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर स्लॉट की। एक प्लेस रिजर्व कर दिया गया है। रिजर्व कैसे कर दिया गया कि हार्दिक पांड्या को बना दिया गया उप कप्तान, वो डिप्यूटी होंगे रोहित शर्मा के। और हार्दिक पांड्या के ऊपर जितना क्रिटिसिज्म हाल दिनों में हुआ है वो शायद ही किसी खिलाड़ी को ऊपर हुआ है। उनको इतनी हेट मिली है जितनी किसी को मिलनी नहीं चाहिए। अगर आईपीएल की बात करें, हार्दिक पांड्या ने इस आईपीएल में बहुत निराशाजनक प्रदर्शन किया है। सिर्फ 197 रन बनाए हैं, 10 मैचों में सिर्फ 6 विकेट झटके और इकोनॉमी भी उनकी 11 की रही है। और दूसरे ऑलराउंडर का जो सिलेक्शन हुआ है वो है शिवम दुबे। पहले ये माना जाता था कि वो स्पिन को अच्छा मार लेते हैं, लेकिन अब उन्होंने अपनी हिटिंग पेसर के खिलाफ भी बढ़ाई है, बॉलिंग बहुत कम की है। ये 2 मीडियम पेस ऑलराउंडर हमारे टीम में सिलेक्ट हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आना चाहूँगा शिवदत्त जी के पास। हार्दिक के सिलेक्शन से आप क्या खुश हैं? क्योंकि लोग कहते हैं कि उनकी इंजरी फिटनेस के मसाइल रहते हैं। इस आईपीएल में तो उन्होंने बहुत निराशाजनक प्रदर्शन किया गेंद और बल्ले के साथ। और धोनी जैसा एक बीता हुआ खिलाड़ी 42 साल का, उसने 3 लगातार छक्के मारे हार्दिक पे, तो इसके साथ अब जाएंगे वर्ल्ड कप के अंदर।
देखिए, अब ये होता क्या है कि जब आपने डेप्यूटी कैप्टन बना ही दिया, मतलब कप्तान बना दिया, तो आप अगर उस पर डिनाई करेंगे तो पूरी आपकी पैनल पे ही उंगली उठ जाएगी। आप समझ रहे हैं, हार्दिक पांड्या जो है नो डाउट बहुत अच्छा ऑलराउंडर बैट्समैन है, लेकिन क्या हो रहा है कि जहाँ तक मेरे समझ में आ रहा है कि अभी जो इस पर जो दबाव आया रोहित को हटा के उसको कैप्टन लिया और जो गुजरात को उसने छोड़ा, ये जो माइंड गेम जो चला है उससे अभी तक हार्दिक ऊपर ही नहीं पाया। आईपीएल के इतने मैचेस हो गए हैं, अभी तक उसका वो प्रेशर नहीं जा रहा। और जहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम भी खेलों में जुड़े रहे हैं, कमेंट्री से जुड़े रहे हैं, जो अंबानी ग्रुप का ये जो मुंबई इंडियंस है, जहाँ तक मेरे को उसके बेटे की जानकारी है, बहुत टाइट लैंग्वेज में वो बात कर रहा है। तो आप समझिए ये स्पोर्ट्समैन है, ये हीरो होते हैं। इनको आप अगर एक आध मैच के बाद अगर आप थोड़ा सा कोई अलग लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे तो प्रेशर में आ जाते हैं। तो ये हार्दिक पांड्या बहुत अच्छा है, अभी थोड़ा प्रेशर में है, लेकिन इंटरनेशनल जो एक्सपीरियंस के अंदर ये नंबर 1 ही रहेगा। तो मैं हार्दिक पांड्या के चयन से खुश हूँ, मैं नाखुश नहीं हूँ। प्रदीप जी, देयर इज नो डाउट ऑन द एबिलिटीज ऑफ हार्दिक पांड्या, और मैं कहना चाहूँगा कि इस समय मौजूदा समय में हमारे देश के अंदर हार्दिक से बेटर मीडियम पेस ऑलराउंडर कोई है भी नहीं। तो युवराज सिंह ने भी मोटिवेशन वाले वर्ड बोले हार्दिक के लिए। युवराज ने कहा है कि जो ये वर्ल्ड कप आने वाला है उसमें मेरी तरह हार्दिक पांड्या भी 6 बॉल पे 6 छक्के मारने वाला है। ये बात कही है लेजेंड युवराज सिंह ने, जिसने हमें 2 वर्ल्ड कप जिताया है। तो क्या कहेंगे हार्दिक पांड्या के सिलेक्शन के बारे में? लोग बड़े नाखुश हैं इनके सिलेक्शन को लेकर के। नहीं, लोग नाखुश बड़ी जल्दी, हमारे देश की पब्लिक बड़ी जल्दी है ना, एक किसी प्लेयर के लिए बहुत जल्दी गलत बोलने लग जाती है या उसके टीम को चयन के लेके बोल जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या का चयन बिल्कुल करेक्ट चयन है, और उसको हमारी इंडियन टीम का वाइस कैप्टन बनाने से उसको मोटलाइज करा है, उसको उसके हमारी इंडियन टीम पुशअप किया है। तो मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या का चयन बिल्कुल सही है, क्योंकि उस जैसा ऑलराउंडर अभी हमारे देश के अंदर है नहीं, बहुत टैलेंटेड है वो। आईपीएल को छोड़ दीजिए, आईपीएल रोहित शर्मा और ये जो सिलेक्शन ये होते हैं, जो ये फ्रेंचाइजी जो करती हैं, ये ठीक है, ये अपने देश की डोमेस्टिक क्रिकेट का वो है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए हार्दिक पांड्या का चयन बिल्कुल करेक्ट चयन है। चयन करते उन्होंने बिल्कुल सोच समझ के चयन किया है, और मुझे विश्वास है कि हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप की ये अपनी जो टीम है इसके अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, और हमारे देश को हो सकता है कि वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल फाइनल का मैन ऑफ द मैच भी हो, क्योंकि बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है। मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या टीम में चल। युवराज ने कहा 6 बॉल पे 6 छक्के मारने वाला है, बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। देखो, कह नहीं सकते, कह के कोई नहीं कुछ कर सकता है क्रिकेट के अंदर, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी है, उसमें बहुत टैलेंट है और वो कुछ भी कर सकता है, और मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। एक स्लॉट शिवम दुबे के बारे में बात करते हैं। इसको कहते हैं दरवाजा तोड़ के टीम के अंदर आना, क्योंकि एक समय ऐसा था जब इनके बारे में कोई चर्चा भी नहीं कर रहा था, ये अपने फ्रेंचाइजी टीम के अंदर जगह भी नहीं बना पा रहे थे। इनको सीएसके मिलती है और सीएसके फ्रेंचाइजी धोनी जिंदगियां बदल देते हैं। सीएसके ने, धोनी ने शिवम दुबे की जिंदगी बदल दी है, और जब से ये सीएसके के लिए 4 नंबर पे खेलना स्टार्ट किया है इन्होंने रनों के अंबार लगा दिए। आईपीएल में इन्होंने रन किए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इनको मौका मिला, अफगानिस्तान के खिलाफ रन किए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन किए, और अब ये इंडियन टीम में है हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट के तौर पे, क्योंकि अगर हार्दिक इंजर्ड हो जाते हैं तो शिवम दुबे को मौका मिल सकता है। सिलेक्शन से खुश है आप शिवम दुबे के? बिल्कुल खुश हैं, लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि धोनी की देन है, नो, कोई खिलाड़ी किसी की देन नहीं होता है। उसको मौका मिला, उसने परफॉर्म किया, अपनी टीम में जगह बनाई, परफॉर्म दे रहा है ना वो। ठीक है, किसी के जरिए से किसी खिलाड़ी को प्रमोशन किया जाता है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस भी तो उसके लिए बोलता है ना। तो शिवम दुबे अच्छा खिलाड़ी है, नो डाउट, लेकिन हार्दिक पांड्या इज हार्दिक पांड्या। देखिए, सिद्धत जी की बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि उन्होंने गुजरात छोड़ के मुंबई को अपनाया। इतनी जल्दी कोई भी अपनी टीम को प्रिपेयर नहीं कर सकता है, कोई भी खिलाड़ी। ये शॉर्ट टाइम के अंदर आप आईपीएल जैसी टीम को और इतने बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को हैंडल करें। गुजरात टाइटंस के वो कैप्टन थे, लेकिन उनके पास समय था, तो गुजरात टाइटंस को उन्होंने चैंपियन भी बनाया। कोई बात नहीं है, परफॉर्मेंस हुआ, लेकिन वर्ल्ड कप के अंदर हार्दिक इज हार्दिक, वो अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे और मैच फिनिशर्स के रूप में दिखाएंगे। स्पिन ऑलराउंडर की बात करते हैं रविंद्र जडेजा। T20 की बात करूँ विशेष तौर पे, पावर हिटिंग एबिलिटीज उनकी बहुत लो नजर आती है, वो हिट नहीं कर पाते हैं। बॉलिंग भी उनकी सीधी सीधी आती है, टर्न नहीं कराते, वो गेंद को एक ठप्पे पे गेंद को रखते हैं। खुश है जडेजा के सिलेक्शन से, क्योंकि लोग आईब्रोज रेस कर रहे हैं कि जडेजा को नहीं होना चाहिए टीम के अंदर। देखिए, उनके बजाय लोग वरुण चक्रवर्ती जैसे मिस्ट्री स्पिनर को देखना चाहते थे। जडेजा का जो टेम्परामेंट है वो बहुत ज़बरदस्त टेम्परामेंट है, और जडेजा और अक्षर पटेल दोनों लेफ्ट हैंडर हैं। रविंद्र जडेजा का जो लास्ट अनुभव जो उनको तवज्जो दी गई है, उसके अनुभव की वजह से तवज्जो दी गई है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि रविंद्र जडेजा सारे मैच खेलेंगे। अक्षर पटेल और शिवम दुबे उनका रिप्लेसमेंट है।
प्रदीप जी, अगर आप देखें दुनिया क्रिकेट में 7 नंबर में जो खिलाड़ी आता है वो बिग पावर हिटर होता है। हमारे पास रविंद्र जडेजा जिसके पास हिटे नहीं है। आप खुश है जडेजा के सिलेक्शन से क्योंकि हिटे नहीं कर पाते हैं? देखिए, मैंने पहले भी बोला कि जो ये वर्ल्ड कप होने जा रहा है ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हो रहा है, जहाँ वो गर्मी है और पिच भी स्लो होंगे, तो उसको देखते हुए इसमें इसका चयन किया गया जडेजा का। स्लो विकेट है, लेफ्ट आर्म स्पिनर जो वो बॉलिंग करता है वो स्लो विकेट का बहुत बढ़िया बॉलर है। तेज जो सीधी जिस विकेट इंग्लिश विकेट है या जो मूवमेंट वाले विकेट हैं जहाँ ब्रेक नहीं होता है उस पर इसको इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन वहाँ जहाँ गर्मी है, जहाँ विकेट स्लो हैं, वहाँ रविंद्र जडेजा बहुत अच्छे बॉलिंग करेंगे मेरे हिसाब से। स्पिनर रविंद्र जडेजा क्योंकि ऑलराउंडर है, बैटिंग भी कर सकता है और उसका फील्डिंग गन फील्डर है। बिल्कुल, फील्डिंग जो उसका बेस है वो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, इसलिए रविंद्र जडेजा को जो लेना ही था, जो सेलेक्टर ने बहुत सोच समझ के लिया है। और उसका पुराना परफॉर्मेंस देख लीजिए, आप वर्ल्ड कप पुराने देख लीजिए, जितने भी इसको इंटरनेशनल मैच का एक्सपीरियंस है उसको, तो मेरे हिसाब से रविंद्र जडेजा डिजर्व करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसका चयन सही। बालेजी, कुलदीप यादव के बारे में बात करना चाहूँगा। टीम से बाहर हो गए थे, 2022 में वापसी करी और 2022 से अब तक तीनों फॉर्मेट में 100 से अधिक विकेट दुनिया में 4 स्पिनर ने लिए, उसमें कुलदीप यादव का भी नाम है। कितने खुश हैं उनकी वापसी के बाद उनकी गेंदबाजी को देख करके? बिल्कुल, बहुत शानदार गेंदबाज है। देखिए, जहाँ विकेट नहीं मिल रहे हैं, पूरी टीम क्या वर्ल्ड क्रिकेट में भी आज किसी गेंदबाज के लिए कहा जाता है ना कि जो मरा हुआ विकेट है वहाँ पर भी कुलदीप यादव विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं, उनका परफॉर्मेंस बोलता है। आपने अभी कुलदीप यादव के बारे में तो कह दिया, लेकिन जडेजा के लिए मैं एक एबिलिटी के लिए बारे में बात बताना चाहता हूँ। लेफ्ट आर्मर है और उनके पास केवल वेरिएशन के रूप में एक आर्मर गेंद है, आर्मर है। लेकिन आप उनका क्रीज का जो इस्तेमाल है ना, जो एंगल बना के, वो बहुत गजब का है उनका, क्योंकि पूरा जो क्रीज का जो कभी इधर कभी अंदर कभी बाहर और बहुत जल्दी ओवर समाप्त करते हैं, बैट्समैन को सोचने का मौका नहीं देते हैं। वो इसीलिए आज तक टीम में विद्यमान है, ये खासियत है उनकी। टर्निंग विकेट का वो शिवदत्त जी, रीयूनियन हो रही है कुलचा की। धोनी के टाइम पे कुलचा खेला करते थे और धोनी उनसे बहुत अच्छा काम निकाला करते थे। दोबारा कुलचा टीम में आ रहे हैं। ये जोड़ी कुलचा, कुलदीप और चहल, कैसे नजर आती है जोड़ी? क्या कामयाब होगी स्लो विकेटों पे? देखिए, स्लो विकेट पे तो ये मजे ले लेंगे दोनों। कुलदीप तो डिस्को कराएगा। आपको मैं बता दूं एक चीज, जो अभी बालेश भाई ने बोली थी एक बात, जो मैक्सिमम लेंथ होती है ग्राउंड की, उस मैक्सिमम लेंथ के ग्राउंड में कुलदीप किसी का भी विकेट ले सकता है जी। ये तो शॉर्ट 60 या 55 की जो बाउंड्री होती है उसमें वो छक्का मार देते हैं। अगर फुल लेंथ वाली अगर बाउंड्री हो, और वो बिशन सिंह बेदी का बाप है। बिशन सिंह बेदी का मेरे को एक डायलॉग याद है, बोले मेरे को बहुत मजा आता है जब मैं 5 छक्के खाता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा मजा आता है जब मैं छठे में उसको कहता हूँ पवेलियन जा। तो स्पिनर होता ही वही है। आप समझ रहे हो? तो कुलदीप वो स्पिनर है, उसकी बॉल पे अगर जिसने 2 छक्के मार दिए 100% वो अगर 4 बॉलें हैं तो आउट होगा ही होगा, बशर्ते ग्राउंड बड़ा हो। 55 का जो ग्राउंड है, मैं आईपीएल में कई ग्राउंड अभी 55 मीटर के हैं बाउंड्री के, वो बहुत छोटे होते हैं। और मेरे हिसाब से कैरेबियन में भी कुछ एक छोटे ग्राउंड है। ग्राउंड छोटे होने से स्पिनर के मरण होता है। मेरी बात से प्रदीप भी सहमत हो। प्रदीप जी, रीयूनियन ऑफ कुलचा कैसे देखते हैं इस रीयूनियन को आप? देखिए, वो बहुत इंटेलिजेंट, जिसे कहते हैं चतुर गेंदबाज है। उसके पास इतनी वैरायटीज हैं और उसका जिसको हाथ पढ़ना नहीं आता ना उसको कंबाइंड बात करने के लिए कह रहा हूं मैं। कुलचा, कुलदीप एंड चहल, दोनों को बता रहा हूँ, दोनों रिस्की स्पिनर है, रिस्क के स्पिनर है, दोनों फिंगर स्पिनर नहीं है। तो दोनों को खेलना, जब तक कि सामने वाला बैट्समैन उनको पढ़ नहीं लेता, रीड नहीं करेगा, जब तक उनको खेल नहीं सकता। दूसरा, आपको एक चीज बता दूं, आईपीएल से इंटरनेशनल क्रिकेट जो हो रही है, वर्ल्ड कप को कंपेयर मत कीजिए। तो यहाँ के विकेट जो बनाए जा रहे हैं ना, जो आईपीएल हो रही है, वो सारे विकेट है, बैटिंग विकेट है। लेकिन वहाँ जो विकेट मिलेगा ना आपको, वो बॉलर के ज्यादा फेवर में जाएंगे। तो ये दोनों जो बॉलर है, ये आपको देखना, आपके देश को मतलब मजा आएगा उनकी बॉलिंग देखने में। बालेश जी, चहल पिछले 2 वर्ल्ड कप में टीम के हिस्सा नहीं थे, बड़े निराश नजर आए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नंबर 1 स्पिनर होने के बाद अचानक से वर्ल्ड कप की टीम से उनको बाहर कर दिया गया पिछली दोनों वर्ल्ड कपों में। अब इस आईपीएल में उन्होंने 9 मैचेस में 13 विकेट लिए, बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। कैसे देखते हैं चहल के सिलेक्शन को? बिल्कुल, एक प्योर लेग स्पिनर है इंडिया की टीम में, जिसे आप कहेंगे। कुलदीप जो है मिस्ट्री बॉलर कहलाएंगे, लेकिन ये प्योर लेग स्पिनर है और इनके पास बहुत अच्छा वेरिएशन है। भले चाहे उनकी फील्डिंग बैटिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन यह बंदा यदि 4 ओवर ढंग के कर जाता है तो इंडिया की टीम को बहुत हाई लेवल पे ले जाएगा। अब हम बात करते हैं टीम इंडिया के पेस अटैक बैटरी के बारे में। और शिवदत्त जी, प्रदीप जी, बालेजी में सरप्राइज हो गया कि 15 के स्क्वाड में सिर्फ 3 पेसर। हार्दिक पांड्या मैं ऑलराउंडर के अंदर रखता हूं, मैं भले ही वो पेस बॉलिंग करते हैं, लेकिन प्योर गेंदबाजों की बात करूं सिर्फ 3 पेसर। एक जसप्रीत बुमराह, दूसरे मोहम्मद सिराज और तीसरे जो गेंदबाज अभी हमें नजर आते हैं वो है अर्शदीप सिंह। इनमें से अगर मैं बुमराह की बात करूं, उनके ऊपर किसी को कोई डाउट नहीं उनकी एबिलिटीज पे। बाकी जो 2 गेंदबाज है,
वो बड़े महंगे साबित हो रहे हैं आईपीएल में, और इतना ज्यादा T20 का अनुभव ही नहीं इन दोनों गेंदबाजों को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करूं, कैसे देखते हैं ये 3 पेसर ही क्यों सिलेक्ट हुए शिवदत्त जी? देखिए 15 के स्कोर मैं में। आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो प्रदीप बोल रहे हैं कि कोई भी टीम कहाँ जा रही है उसको देख के बनाई जाती है। तो जो वहाँ के पिचेस है उस पिचेस के हिसाब से, अच्छा आपको मालूम है शमी अंजड़ है, अगर शमी अंजड़ नहीं होता तो कोई जरूरत ही नहीं है उसका नाम को, तो मतलब आप डिनाई कर ही नहीं सकते। तो शमी अंजड़ है, तो अब आपको इन्हीं में से लेने थे। उमेश को आप देख ही चुके थे कि उमेश के पास क्या स्पीड और क्या वेरिएशन है, तो अब बस्ता ही विकल्प बहुत कम था। हाँ, मैं अर्शदीप से ज़्यादा अभी जो मैं लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में देख रहा हूँ, खलील ज़्यादा बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। खलील का अभी जो मेरे को ऐसा लग रहा है जस्ट लाइक वसीम अकरम इंडिया का। तो लेकिन अर्शदीप को जो चांस दिया गया है वो इस वजह से दिया गया है क्योंकि उसने अभी इंटरनेशनल में डेब्यू करके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया। तो ये जो फास्ट बॉलिंग अटैक है इसके अंदर मेरे को लगता है कि बुमराह तो कंटिन्यूसली रहेंगे और इनमें से 2 में से एक रहना है, बाकी स्पिनर रहेंगे दोनों। प्रदीप जी, बुमराह के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, देयर इज नो डिस्कशन ऑन हिज प्लेस। बाकी सिराज और अर्शदीप, अगर इनको मार पड़ती है तो ये बॉलिंग मशीन की तरह बन जाते हैं, यानी सीधे टप्पे पे बॉल आती है और लोग इनको मार सकते हैं। कैसे देखते हैं दोनों के सिलेक्शन को? सर देखिए, मैं पहले तो आपको बता दूं कि मैंने पहले भी कहा है कि वहाँ जहाँ अमेरिका और वेस्ट इंडीज जो मैचेस हो रहे हैं, हो सकता है कि बुमराह के साथ केवल हार्दिक पांड्या ही मीडियम पेसर के रूप में बॉलिंग करें, वहाँ स्पिनर को ज़्यादा तवज्जो जाएगी। हो सकता है अर्शदीप को खिलाएं या सिराज को, दोनों में से किसी को भी चांस देते हैं। तो दोनों के पास क्या, एक्चुअल में सिराज के पास तो वैरायटी भी है और मूवमेंट भी है, ठीक है। अर्शदीप को ज़्यादा इसलिए तवज्जो दी, वो लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है, इसलिए लेफ्ट आर्म की वजह से उसको चांस दे सकते हैं। अदरवाइज मेरे हिसाब से तो हार्दिक पांड्या और बुमराह को ही खिलाएंगे, बाकी सारे ऑलराउंडर ही लेंगे टीम के अंदर। बालेश जी, मेरी आपसे ऑफ कैमरा बात हो रही थी, आप अर्शदीप और सिराज की जगह पे मयंक यादव, हर्षित राणा जैसे यंगस्टर को देखना चाहते थे जो कि बहुत अच्छी वेरिएशन और पेस से बॉलिंग कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप मयंक यादव के बारे में? देखिए, मयंक यादव अभी न्यू कमर है और अभी इंजर्ड भी हुए हैं। यदि टीम में होते हैं तो एक्सपीरियंस सबसे बड़ी बात है। अर्शदीप वर्ल्ड कप भी खेले हुए हैं और लेफ्ट आर्मर है। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि वहाँ हेल्पफुल कंडीशन हुई ना तो वो सिराज से घातक साबित होंगे अर्शदीप वहाँ, क्योंकि उनके पास इनकमिंग भी बॉल अच्छा है। और आप देखें स्लो ओवर में जो बॉलिंग का जब दायित्व आता है 18वें 19वें ओवर के अंदर, उनके स्लो बाउंसर जो है ना बहुत हेल्पफुल रहते हैं। अभी आईपीएल में भी वो काफ़ी जगह उन्होंने विकेट भी लिए हैं, तो कहीं ना कहीं ये समावेश किया है उनका। आगे चांस मिलेगा। मयंक हमारे लिए भविष्य के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, यदि उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये वर्ल्ड कप है, इसके अंदर न्यू कमर को एकदम से टीम ले जा करके टॉप 11 में खिलाने की कोई भी खिलाड़ी को हिम्मत नहीं करेगी जब तक कि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं हो। तो ये हमारे तीनों पैनलिस्ट ने बताया कि हॉर्सेस वो कोर्सेस के हिसाब से सिलेक्शन हुआ है। वहाँ की स्लगिश विकेटों को देखते हुए सिर्फ 3 पेसर के साथ गए और हार्दिक वैसे भी काम निकाल लेंगे एक अच्छे पेसर के तौर पे। लगता नहीं अक्षर पटेल का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि लाइक टू लाइक है, बिल्कुल रविंद्र जडेजा की कॉपी है, गेंदबाजी भी वैसी करते हैं, बल्लेबाजी भी वैसी करते हैं। उनकी जगह पे किसी और खिलाड़ी को होना चाहिए था। अक्षर पटेल की जगह पे बात कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल अक्षर पटेल की जगह कोई रिप्लेस दूसरा भी कर सकते थे। अक्षर की जगह रिंकू आते तो बिल्कुल 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 इस बात से तो सहमत हूँ मैं, क्योंकि अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा भी अपना लेफ्ट आर्म स्पिनर है इधर। तो इसलिए क्या है कि ठीक है, सेलेक्टर ने क्या सोच के किया है, ये तो अब टीम डिक्लेयर हो गई है, इसलिए हमारी तो क्या कह सकते हैं हम इसके बारे में। तो देखिए ऐसा है बालेश जी, आप प्रजातांत्रिक उसमें कंट्री में रहते हैं और जब बीसीसीआई के प्रेसिडेंट जहाँ के होंगे और वहाँ के अगर प्लेयर नहीं खेलेंगे तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत की टीम बनेगी? तो आप समझिए अक्षर पटेल हमारे बहुत बढ़िया, उसमें कोई डाउट नहीं कर सकता, आप समझिए। इसलिए तो जय शाह का कमाल है बापू को टीम में होना। बापू कोटा में खेल रहे हैं, तो दोनों बापू कोटा में ही खेल रहे हैं। समझे? आपने जो बात करी है जडेजा एक अच्छे राज दरबार का बेटा है और बापू और वो जो बापू है उनकी वाइफ को वहाँ पे साथ लेके बैठते हैं, एमएलए बनाया है उन्होंने। नहीं, बापू अक्षर पटेल का निकनेम है। बापू बापू पूरा गुजरात का ही नाम है बापू आज हमारे भारत के नोट पे छपे हुए बापू परेशान कर रहे हैं। तो बापू क्या है कि जय शाह जो है वो जडेजा के बहुत बड़े फैन है, अक्षर पटेल के बहुत बड़े फैन है। तो आप ये उनका कोटा दो, आप प्रजातांत्रिक देश में रह रहे हैं, 2 वोट तो देंगे, 2 वोट ये उन्हीं के कोटे के हैं। तो प्लेइंग 11 बना लेते हैं। तो पहले मैच में जो प्लेइंग 11 होगी वो क्या रहने वाली शिवदत्त जी? देखिए, रोहित, जायसवाल, विराट कोहली के बाद सूर्य कुमार के बाद ऋषभ पंत के बाद हार्दिक पांड्या के बाद रविंद्र जडेजा के बाद कुलदीप, चाहर और फिर अर्शदीप और वो बुमराह। ये मेरी आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ अब थोड़ा सा अब एक इक्वेशन चेंज हुई है।
अब मैं आपको बताता हूँ कि कोहली और रोहित ही ओपनिंग करेंगे फिर दुबई और दुबे अंदर आएगा, दुबे अंदर आएगा। और क्योंकि एक ऑलराउंडर और बढ़ रहा है। बिल्कुल बैटिंग में स्ट्रेंथ चाहिए पीछे। ये मेरे हिसाब एक से all-rounder का देखिए, मैं selection। आपको फिर बता रहा हूँ, आपको जितने वर्ल्ड के क्रिकेटर ना, उसमें अगर इंडिया टीम जा रही है ना, सिर्फ 2 से ही डर रहे होंगे, विराट और रोहित। ये आपको ये प्रेशर होता है। जैसे आप फुटबॉल की भी आप कवर करते हैं, आप बता दीजिए मैसी का खौफ रहता है कि अर्जेंटीना का खौफ रहता है? मैसी को बाहर निकाल के अर्जेंटीना को मैच खिला, तो आपको वही बता रहा हूँ, जैसे पेले, मैराडोना, ऐसे क्रिकेट में भी है। और रोहित और वो आ रहे हैं। आपने धोनी की पिक्चर देखी थी? धोनी की पिक्चर में वो बिल्कुल रियल कि वो युवराज को देख के उनकी आधी टीम यूं कर रही है। तो वो धोनी ने बोला ना कि वो 10 प्लेयर तो रात को हार गए थे। तो ये प्रेशर है रोहित, और तो इसलिए मेरे को लग रहा है, क्योंकि मेरा प्रदीप का भी कोई बहुत लंबा अनुभव है, 30 साल का इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो 100% मेरे हिसाब से 1% छोड़ देता, विराट और रोहित ही ओपनिंग करेंगे, और ये एक ऑलराउंडर शिवम दुबे को ऊपर बढ़ाएंगे। देखो विराट के बारे में एक चीज और कहना मैं भूल गया कि आपने इन दिनों देखा होगा विराट सीध शॉट भी खेलने लगे। जो खेलते नहीं थे, आमतौर पर फंस जाते थे, बिल्कुल सीधे ही खेलते थे। आज वो सीध शॉट भी खेल रहे, तो कहीं ना कहीं ये जो ओपनिंग स्टैंड इनको जो दिया गया आईपीएल पहले से ही है कि आपको ओपन किया जा सकता है, ये बोला गया इसका मौका मिल रहा है और आपको वर्ल्ड कप में ओपनिंग करना है। तो ये एक हिंट है। डोंट बी सरप्राइज अगर पंत की जगह पे आपको सैमसन विकेट कीपिंग करते दिख जाए। देखिए सैमसन की जहाँ तक बात आती है ना, ऋषभ पंत और सैमसन, इन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कप्तान के साथ किसकी मिस्ट्री अच्छी है वो अंदर खेलेंगे। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सामने वाली टीम को देख के भी चयन किया यस बिल्कुल, क्योंकि सामने वाली टीम को इसलिए कि लेफ्ट हैंडर उनके पास कितने ऑफ ब्रेक हैं। यदि ऑफ ब्रेक उनके पास जाए तो संजू सैमसन को चयन करेंगे, और देखेंगे उनके पास ऑफ ब्रेक नहीं है तो वो चयन उसका देखिए बहुत टेक्निकल पॉइंट है। इनका क्रूशल मैच दूसरा है पाकिस्तान के साथ, पहला आयरलैंड के साथ है। तो ये एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, ये जो टॉप 11 खिलाएंगे ना वो सामने टीम को पाकिस्तान के सामने टेलर के रूप में ले जाएंगे। तो दूसरा कॉम्बिनेशन ये बन सकता है कि विराट रोहित ओपन, नंबर 3 सूर्य कुमार यादव, नंबर 4 पे विकेट कीपर जो भी खेलेगा, 5 पे हार्दिक ना शिवम दुबे, शिवम दुबे, फिर हार्दिक आएगा, फिर जडेजा आएगा, फिर वो 2 स्पिनर 2 पेसर। यस, तो ये टीम कॉम्बिनेशन। तो अब हम एंड करने की तरफ बढ़ चले हैं। एक आखिरी रिमार्क सुशील दोषी ने कहा है कि दिलेरी नहीं दिखाई सिलेक्टर्स ने, और बड़े नामों के हिसाब से टीम का चयन कर दिया गया। ऐसी टीम तो क्रिकेट फैन भी बना देते हैं, और वो इशारा कर रहे हैं कुछ नामों के ऊपर, जैसे ऋतुराज गायकवाड़ का सिलेक्शन नहीं होना। ऋतुराज गायकवाड़ का सिलेक्शन नहीं होने से क्रिकेट में हताश है। मेरी बात समझिए आप, सुशील दोषी एक अच्छे खेल पत्रकार है, बहुत लंबा अनुभव है उनका, लेकिन आप ये समझिए कि अंदर जब क्रिकेट की जब कमेटी बैठ के जब निर्णय करती है ना, तो इतने पेच होते हैं कि वो सुशील दोषी बाहर से थोड़ी बहुत लिख सकते हैं, अंदर एक बार बैठे तब मालूम पड़ता है कि एक एक प्लेयर पे किस तरह से क्या क्या डिस्कस होता है, तो ये जो टीम बनी है ये बिल्कुल 100% परफेक्ट टीम है। ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में थोड़ा चाहूंगा बात करें आप। मैं आपको बता दूं, ऋतुराज गायकवाड़ नो डाउट बहुत अच्छा बैट्समैन है, डोमेस्टिक क्रिकेट में, आईपीएल में और इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेला है बहुत, और एशियन गेम्स में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल भी जीता है, सब कुछ बहुत बढ़िया फॉर्म। लेकिन आज की तारीख में जो इंडियन सिलेक्शन कमेटी है ना, आप देखिएगा आगरकर और रोहित शर्मा ये दोनों मेन है, ठीक है। पहले क्या होता था, तो सिलेक्शन कमेटी के अंदर कई प्लेयर जैसे किरण मोर्रे, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना उनको एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ठीक है खेले हैं वो, लेकिन जो क्लास आगरकर की थी और जो आज रोहित शर्मा है और जो सेलेक्टर हैं, उन्होंने टीम जो सोच समझ के बनाई है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही बनाई है। और 15 प्लेयर तो 15 ही जाने क्रिकेट में, ये टीम है तो 150 है हमारे पास, और हमारे पास तो पता नहीं कितने प्लेयर हैं कि किस किस का चयन होगा। और यदि ये वर्ल्ड कप नहीं होता और वैसी सीरीज होती तो मेरे को लगता है कि गायकवाड़ जरूर जाता, उसमें दूसरे बड़े प्लेयरों को रेस्ट दिया जाता और इनको, लेकिन ये वर्ल्ड कप है, पहले हम लोग वर्ल्ड कप का फाइनल हार चुके हैं, उसको मद्देनजर देखते हुए इस बार हमारे सबकी निगाहें वर्ल्ड कप पे रहेंगी कि हम वर्ल्ड चैंपियन बन जाए, तो इसलिए टीम का जो चयन किया है मेरे हिसाब से बिल्कुल करेक्ट। तो गॉड ब्लेस यू टीम इंडिया, और हम उम्मीद करते हैं कि जो टीम ये बन चुकी है ये नमस्ते। लॉरियल लेके आएगी।